हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं आप लोगों के बीच आ गया हूं रूरल डेवलपमेंट का थर्ड वीडियो को लेकर के। ये आज कंप्लीट हो जाएगा आपका, है ना। इसके पहले मैं 2 पार्ट बना चुका हूं। उन वीडियोस को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है। इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट, कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी अपलोड कर रहा हूं। आप उन वीडियोज को जा करके देख सकते हैं, ठीक है। मैंने इसके पहले लिंगरिंग प्रॉब्लम्स बताया था। आज डिस्कस करेंगे इमर्जिंग चैलेंजेस, है ना, ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो अब अगर हम बात करते हैं द इमर्जिंग चैलेंजेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट का, ठीक है, तो मैंने क्या कहा, कहता है कि एग्रीकल्चर के अलावे और कोई क्या एरिया है रूरल डेवलपमेंट जहां से हो सकता है, वो सारे सेक्शंस आएंगे इसके अंतर्गत, ठीक है। तो इमर्जिंग चैलेंजेस को 2 पार्ट में बांटा गया है। एक तो है आपका एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड एग्रीकल्चर और दूसरा है ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। तो पहले हम लोग बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर के अलावे और कौन से ऑप्शंस हैं, ठीक है, जो सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट दे, है ना, जिससे रूरल एरियाज का डेवलपमेंट हो सके। क्लियर। तो क्या क्या ऑप्शंस हैं भाई? बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर बात की जाए तो सबसे पहला हम बात करेंगे एनिमल हस्बेंड्री का, पशुपालन जिसको बोलते हैं, ठीक है। कहता है हमारे कंट्री में, इंडिया में, है ना, एम्प्लॉयमेंट का एक मेजर सोर्स है क्या, एनिमल हस्बेंड्री, जिसके अंतर्गत क्या होता है, पोल्ट्री, कैटल, गोट, सीप आर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ लाइव स्टॉक इन इंडिया, ठीक है। याद रखिएगा, एनिमल हस्बेंड्री को लाइव स्टॉक फार्मिंग भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? लाइव स्टॉक फार्मिंग भी कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर। कहता है अगर पोल्ट्री की बात करें तो लगभग 42%, कैटल 25%, और बात करें गोट्स एंड शिप का 20% इनका शेयर है किसमें, टोटल लाइव स्टॉक फार्मिंग में, ठीक है। जितने भी लाइव स्टॉक फार्मिंग होता है उसमें 42% शेयर शिप पोल्ट्री का है, 25% कैटल का है, गोट एंड शिप का लगभग 20% है, ठीक है। कहता है इन मोस्ट एरियाज, अगर हम लोग बात करें, लाइव स्टॉक फार्मिंग इज कंबाइंड विद क्रॉप फार्मिंग बाय द रूरल फैमिलीज, है ना। देखिए क्या करते हैं ना, रूरल एरियाज में क्रॉप फार्मिंग तो कर ही रहे हैं, है ना, इसके अलावा एक ऑप्शन के रूप में रखते हैं साथ में किसको, लाइव स्टॉक फार्मिंग। इससे क्या होता है कि अगर मान लीजिए एग्रीकल्चरल सेक्टर से क्रॉप फार्मिंग से पैसा नहीं आया तो इससे आ जाएगा, अगर एनिमल हस्बेंड्री से नहीं आया तो क्रॉप फार्मिंग से आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है लेकिन लाइव स्टॉक जो फार्मिंग है, ऐसा नहीं है कि ये इसमें प्रॉब्लम्स नहीं है, प्रॉब्लम इसमें भी है, ठीक है। अगर इन टर्म ऑफ साइज की बात करें तो हमारा जो लाइव स्टॉक फार्मिंग पॉपुलेशन है पर लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है, दुनिया में सबसे बड़ा लाइव स्टॉक फार्मिंग का प्रोडक्शन होता है इंडिया में, ठीक है। लेकिन क्वालिटी के टर्म में बोले तो कम है। ऐसा क्यों? तो 2 प्रकार के, 2 प्रिंसिपल प्रॉब्लम्स है लाइव स्टॉक। क्या क्या? लो प्रोडक्टिविटी, कहता है जानते नहीं हम लोग कैसे पशुपालन करा जाए, नहीं करा जाए, ठीक है, तो सही से टेक्निक नहीं पता है ना, सही से जानकारी नहीं है, इसके कारण प्रोडक्टिविटी कम होती है। फिर डेफिशिएंट वेटरनरी केयर, कहता है डॉक्टर्स वगैरह की कमी है ना, जानवर वगैरह का जो डॉक्टर्स है इसकी बहुत ही कमी है, लोगों को जानकारी भी नहीं होता है ना। तो इसमें क्या होता है, अगर एक जानवर को किसी प्रकार का मतलब डिजीज हो गया, ठीक है, तो उसका सही से इलाज नहीं कर पाते हैं और ये जो डिजीज है वो फैलता चला जाता है, ठीक है। तो ये एनिमल हस्बेंड्री में हमारा एक प्रॉब्लम है। क्लियर। दूसरा अगर बात करें अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर, है ना, तो फिशरी एक ऑप्शन आता है। क्लियर। फिशरी जो है पता ही आपका, मत्स्य पालन, हिंदी में बोलते हैं मछली पालन। क्लियर। अगर बात करें केरला, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, ठीक है, ये सब वो स्टेट है जिसका इंपॉर्टेंट सोर्स है लाइवलीहुड के लिए रूरल एरियाज में फिशरी, ठीक है। मतलब ये सारे स्टेट है ना, उनका जो रूरल एरियाज के जो लोग हैं उनका मेन लाइवलीहुड इंपॉर्टेंट सोर्स जो है वो क्या है, फिशरी है, ठीक है। कहता है अगर ध्यान दिया जाए तो फिशरी जो होता है वो 2 जगह पे होता है, 2 तरीके से हो सकता है, इनलैंड सोर्सेस
और मेरीन सोर्सेज, है ना। कहता है इनलैंड सोर्सेज का मतलब जमीन वगैरह पे हो गया, मतलब छोटा मोटा रिवर हो गया, लेक्स हो गया, पॉन्ड्स हो गया, स्ट्रीम्स हो गया, ठीक है। ये सब जगह पर भी फिशरीज मतलब फिशिंग होता है ना। और मेरीन सोर्सेज लाइक सी, ओशियंस, राइट, ये सब चीजें, ठीक है। इन दोनों को कंबाइंड करें तो उन्हें वाटर बॉडीज कहा जाता है। टुगेदर दीज सोर्सेज आर कॉल्ड वाटर बॉडीज, ठीक है, विच इज रिगार्डेड एज प्रोवाइडर, जिसको हम लोग क्या रिगार्ड करते हैं, प्रोवाइडर कहते हैं। जो वाटर बॉडीज होता है दे आर प्रोवाइडर, किसके लिए, ऑफ सब्सिस्टेंस, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर बात की जाए तो ऐसा भी नहीं है कि अब फिशरी में प्रॉब्लम नहीं है। अरे भाई इसमें भी समस्याएं हैं, ठीक है, काफी सारी समस्याएं हैं। क्या है, कहता है अगर हम लोग बात करें फिशिंग कम्युनिटी का तो काफी बैकवर्ड है इंडिया में, है ना। उन लोगों का स्थिति काफी अच्छा नहीं है, ठीक है। तो ये सजेस्ट किया जाता है कि उनकी स्थिति कैसे ठीक हो, तो क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करना चाहिए उन लोगों को, ताकि जो विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी में दबे हुए हैं, बैकवर्डनेस में जो फंसे हुए हैं, वहां से बाहर निकल सके, ठीक है। माइक्रो फाइनेंसिंग थ्रू एसएचजी, मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू जो है माइक्रो फाइनेंसिंग की जानी चाहिए, ठीक है। फिशरी टेक्नोलॉजी भी अपग्रेडेड, है ना, जो टेक्नोलॉजी वगैरह यूज किया जाता है उसे अपग्रेड करने की आवश्यकता है, ताकि जो फिशिंग कम्युनिटी है उनकी स्थिति पहले से बेहतर किया जा सके, ठीक है। तीसरा ऑप्शन हमारे पास और क्या है, एक तो एनिमल हस्बेंड्री हो गया, फिशिंग हो गया, तीसरा हॉर्टिकल्चर हो गया। हॉर्टिकल्चर क्या होता है, मतलब प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, ये सब, है ना। कहता है रूरल एरियाज में एक प्रकार का एम्प्लॉयमेंट का एक अच्छा सोर्स होता है हॉर्टिकल्चर, ठीक है। अभी फिलहाल कहा जाता है इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका, फूड्स एंड वेजिटेबल्स का इन द वर्ल्ड, राइट। और क्रेडिट कहीं ना कहीं जाता है ग्रीन रेवोल्यूशन को भी, ठीक है, क्योंकि उसके कारण बहुत सारे टेक्नोलॉजी वगैरह का डेवलपमेंट होना शुरू हुआ, ठीक है। तो धीरे धीरे हॉर्टिकल्चर वगैरह पे भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट दिखा है। मानते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन का मेजर इंपैक्ट जो है व्हीट, राइस वगैरह पे पड़ा है, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे इनकम लेवल बढ़ने से क्या हुआ, टेक्नोलॉजी वगैरह सुधार हुआ, लोग इंफॉर्मेशन का मतलब इंफॉर्मेशन मिलना शुरू हुआ, और जाकर के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वगैरह का भी प्रोडक्शन बढ़ा है, इतना बढ़ा है कि दुनिया में सेकंड नंबर पे आ गया। स्पेशली बात करें मैंगोज, बनानास, कोकोनट्स, ठीक है, इन सब चीजों में बहुत ज्यादा जो है क्या हुआ है, प्रोडक्शन बढ़ा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कहता है हाई क्रॉप प्रोडक्टिविटी लेड टू गोल्डन रिवॉल्यूशन इन हॉर्टिकल्चर फार्मिंग ड्यूरिंग द ईयर 1991-12, ठीक है। गोल्डन रिवॉल्यूशन का मतलब न्यू टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन से रिलेटेड है ये, ठीक है। अब क्या है, कहा जाता है अगर हम लोग बात करें तो नियरली कहता है 20% ऑफ टोटल जो रूरल एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, इज जनरेटेड बाय द हॉर्टिकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट एक्टिविटी। जो रूरल एम्प्लॉयमेंट है उसका लगभग 20% जो है वो कहां से जनरेट होता है, हॉर्टिकल्चर एंड रिलेटेड प्रोडक्टिविटी से, ठीक है। बट एक अलार्मिंग फैक्ट ये भी है कि द बल्क ऑफ एक्रेज अंडर हॉर्टिकल्चर है एक्सपेंडेड एट द कॉस्ट ऑफ एक्रेज अंडर पल्सेज, ठीक है। पल्स का प्रोडक्शन को हटा के हॉर्टिकल्चर किया जाने लगा है। इससे क्या प्रभाव पड़ा है, पल्सेज का रेट बढ़ गया है, ठीक है। और जो हॉर्टिकल्चर ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो उसका कहीं ना कहीं घट गया है, कहीं ना कहीं उसका प्राइसेस, ठीक है। ध्यान रखिएगा एक इंपॉर्टेंट सोर्स होता है प्रोटीन का पल्सेस, जबकि वो प्रोडक्शन उसका कम हुआ है, किसके कारण, हॉर्टिकल्चर के कारण। तो ये एक फैक्ट है जिसको दिमाग में रखने की आवश्यकता है। चौथा बोले कॉटेज एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्री, है ना, ये भी एक ऑप्शन है। कॉटेज एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज की बात की जाए, छोटे मोटे उद्योग है ना, छोटे मोटे जो घर में ही हम लोग कर सकते हैं। पहले क्या होता था, सिलाई कढ़ाई बुनाई जो होता था कपड़ा का, उसका फिर जिसको हम लोग बोलते हैं स्पिनिंग, वेबिंग, डाइंग, ब्लीचिंग, है ना, ब्लीचिंग मतलब ब्राइटनेस बढ़ाना, डाइंग कलर करना कपड़ा वगैरह का, ठीक है। ये सब चीजों का पहले काफी ट्रेडिशन था, लेकिन अर्बन एरियाज में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आ गया तो ये सब थोड़ा सा कहीं ना कहीं बर्बाद हुआ है। लेकिन कुछ नए एक्टिविटीज का शुरुआत हुआ, क्या, सोप मैन्युफैक्चरिंग, डोल मेकिंग, मशरूम कल्टीवेशन, बी कीपिंग, इन सब चीजों का कहीं ना कहीं प्रोडक्शन बढ़ा है, जिसको देखा जा रहा है किस रूप में, एमर्जिंग एज अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम जनरेशन, ठीक है। इसमें भी काफी कम पैसा इन्वेस्ट करना होता है, आसानी से हो जाता है ये, ठीक है। रूरल एरियाज में ये प्रेजेंट में काफी ट्रेंड में है, ठीक है। कहता है बहुत सारे
रूरल एरियाज में जो है, ठीक है, जो ये सब एक्टिविटीज है, हाउस होल्ड एक्टिविटीज को प्रमोट किया जाता है फार्म विमेन ग्रुप के द्वारा, ताकि विमेन का इनकम बढ़ सके, प्रोडक्शन एक्टिविटीज से रिलेटेड वर्क ज्यादा विमेन कर पाए। ठीक है, तो इसके ये सब हमारे पास ऑप्शंस थे अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर। ठीक है, अब आगे बढ़ते, ये पहला प्रॉब्लम हो गया है ना। अब दूसरा है ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब क्या होता है? देखिए, सिंपल सा मीनिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग का, ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब होता है लिस्ट यूज ऑफ या फिर नो यूज ऑफ फर्टिलाइजर, केमिकल्स, इंसेक्टिसाइड्स वगैरह, इन सब का यूज ना करें, नेचुरल चीजों का प्रयोग करके, है ना, प्रोडक्शन करें। नेचुरल चीजें मतलब एनिमल मैन्योर्स, है ना, एंड कंपोस्ट, ये सब चीजों का एज अ इनपुट यूज किया जाए, खाद वगैरह के जगह पे इन सब का यूज किया जाए और प्रोडक्शन तेजी से बढ़ाया जाए। ठीक है, कहता है इट डिस्कार्ड्स द यूज ऑफ केमिकल इनपुट्स लाइक केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, इन सब का यूज नहीं करना है। क्यों नहीं करना है भाई? क्योंकि इसका यूज नहीं करने से सोइल का जो फर्टिलिटी है वो बनी रहेगी। क्योंकि देखिए, केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह जब बहुत ज्यादा यूज होता है ना, तो वो कहीं ना कहीं जो लैंड का फर्टिलिटी है, सोइल फर्टिलिटी, उसको घटा देता है। ठीक है, तो उसके जगह अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाए तो ये बड़ा अच्छा ऑप्शन हमारे पास बन सकता है। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा, अगर हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये नहीं कहता सिंपली डिस्कार्डिंग द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं है, बल्कि क्या है, कम से कम यूज करना हो केमिकल फर्टिलाइजर्स का, है ना, और इस तरह से यूज करना कि हम लोग लैंड का ध्यान दे सके, प्लांट से मतलब नहीं है। जो क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हैं उसकी प्रोडक्टिविटी पे क्या असर कर रहा है, नहीं कर रहा है, वो नहीं देखना है, सोइल की फर्टिलिटी पे क्या असर कर रहा है, मतलब सिंपल सोइल की फर्टिलिटी बनी रहे, उस तरह का चीजें हमें यूज करना है। अब वो जनरली ऑर्गेनिक फार्मिंग ही होता है, वो एनिमल मैन्योर्स वगैरह ही होता है। ठीक है, तो कहता है क्या एडवांटेज है भाई, आखिर ऑर्गेनिक फार्मिंग क्यों करना चाहिए? तो सिंपल सी बात है, डिस्कार्ड द यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। कहता है ऑर्गेनिक फार्मिंग ऐसा है, ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि अगर सिंथेटिक केमिकल्स वगैरह जो है वो कहीं ना कहीं पेट्रोलियम बेस्ड होता है, ठीक है, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, तो उससे बच जाएंगे ना, उसकी कमी तो नहीं पड़ेगी। इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है, कैसे इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है भाई? केमिकल फर्टिलाइजर जो होता है वो कहीं ना कहीं अंडरग्राउंड वाटर को क्या करता है, पोल्यूट करता है। ठीक है, लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग से ऐसा नहीं होता है। केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह का यूज करने से हेल्थ वगैरह में प्रॉब्लम होता है, पॉल्यूशन वगैरह इन्वायरमेंट में बढ़ता है, बट ऑर्गेनिक फार्मिंग में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इसमें नेचुरल चीजें यूज की जा रही है। ठीक है, और क्या, सस्टेन सोइल फर्टिलिटी, मैंने भी कहा कि सोइल की फर्टिलिटी इसमें बनी रहती है। ठीक है, जबकि केमिकल फर्टिलाइजर से क्या करता है, वो कहीं ना कहीं फर्टिलिटी को घटाता है, कम कर देता है। इसके अलावा हेल्थियर एंड टेस्टियर फूड, कहता आजकल लोग देख ही रहे हैं, बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं लोग, है ना, तो ऑब्वियस सी बात है केमिकल फर्टिलाइजर्स हेल्थ के लिए बहुत अच्छा चीज नहीं होता है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में वैसा प्रॉब्लम है नहीं। क्लियर है? इसके अलावा क्या है, इनएक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी फॉर द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, जो छोटे मोटे फार्मर्स उसके लिए बहुत ज्यादा खर्च नहीं होता है इसमें। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, लेकिन एक समस्या होता है कि अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग भी कर रहे हैं तो प्रोडक्टिविटी थोड़ा कमजोर पड़ने लगती है। ठीक है, लेकिन क्या दिक्कत है, प्रोडक्टिविटी थोड़ा कमजोर हो तो समस्या क्या है, कम से कम सोइल तो लॉन्ग टर्म तक बचा रहेगा, है ना, आने वाले जनरेशन के लिए तो प्रोडक्टिविटी बचेगी ना, कुछ तो प्रोडक्शन कर पाएंगे वो भी, या केमिकल का यूज करके पूरा ही बर्बाद कर दिया जाए सोइल को, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक फार्मिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी प्रमोट करता है। क्लियर है? ये पूरा कॉन्सेप्ट था आपका रूरल डेवलपमेंट का। ठीक है, चलिए, तो ये चैप्टर आपका खत्म हुआ। इसके आगे का जो चैप्टर है एम्प्लॉयमेंट चैप्टर, है ना, एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, वो उसका वीडियो नेक्स्ट डे में आएगा। ठीक है, आज कहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।